गुड मॉर्निंग बच्चों आज से मैं शुरू कर रहा हूँ कक्षा 9 की गणित। ये वीडियो फर्स्ट होगा कक्षा 9 की गणित का। और आज आप पढ़ेंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में क्या बोला गया है क्या नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण सहित उत्तर दीजिए। देखते हैं कथन क्या है आपका। कथन आपका बोला गया है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं को बच्चों हम जीरो से शुरू करते हैं। 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत, यानी कह सकते हैं जीरो के दाईं ओर के सभी पूर्णांक और जीरो को साथ लेकर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। चलिए अब समझते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं। और कभी भी आपने देखा होगा वस्तुओं की गणना हम एक से शुरू करते हैं। 1 2 3 4 कॉमा डॉट डॉट अनंत। अगर हम आपसे एग्जाम्पल के लिए बोलें कि आपके पास कितने पेन हैं, तो बेटा आप क्या कहेंगे? आप जो है पेनों की गिनती एक से शुरू करेंगे। यदि आपके पास 5 पेन हैं तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5। फाइनली आप बता देंगे कि मेरे पास 5 पेन हैं। तो आप जब भी गिनती गिनना शुरू कर रहे हैं तो वो एक से शुरू कर रहे हैं, है ना। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे वस्तुओं की गणना करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में एक शून्य भी शामिल है जो कि प्राकृत संख्याओं में नहीं है। तो हम कह सकते हैं शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृत संख्या नहीं है। अतः ये जो कथन है ये आपका असत्य होगा। कैसा होगा? ये कथन आपका असत्य होगा। हाँ, यदि पूर्ण संख्याओं में से शून्य को निकाल लिया जाए तो ये बात सही होगी, ठीक है ना। चलिए अगला कथन देखते हैं। अगले कथन में क्या बोला गया है। अगले कथन में बोला गया प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखिएगा यहाँ पर ये जो आपको दिख रही हैं सारी की सारी प्राकृत संख्याएं हैं। अगर ये सारी की सारी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में दिख जाएं तो ये बात सत्य हो जाएगी। तो दिख भी रही हैं, देख लो। 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत, ये सारी प्राकृत संख्या हैं और ये सारी की सारी पूर्ण संख्याओं में दिख रही हैं। 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत, यानी हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये बात बिल्कुल सत्य है ना। तो ये कथन आपका सत्य होगा। चलिए अगला देख लेते हैं कथन क्या है। अगले कथन में बोला गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा पूर्णांक होता क्या है। जो पूर्णांक होता है बच्चों वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो हमेशा धनात्मक पूर्णांक ही होते हैं। जैसे यहाँ पर माइनस अनंत से लेकर जैसे -2 -1 0 +1 +2 +3 डॉट डॉट प्लस अनंत तक, है ना। तो ये सारे के सारे आप देख पा रहे हैं ये सारे के सारे पूर्णांक हैं। और जबकि आपने देखा था पूर्ण संख्याएं जो थीं वो केवल और केवल धनात्मक पूर्णांक थे, है ना। तो यहाँ ऋणात्मक पूर्णांक भी हैं और धनात्मक भी हैं। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता। ये बात बिल्कुल बिल्कुल असत्य हो गई है, ठीक है ना। इन्होंने कहा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, जबकि हमने देखा कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। हाँ, कुछ हो सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 से 1 2 3 डॉट डॉट अनंत, ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, लेकिन 0 के जो बाईं ओर के नंबर हैं वो ऋणात्मक वाले वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। चलिए अगला क्या बोला गया उसे भी समझ लो। आगे बोला गया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। देखिए परिमेय संख्या जो होती है उसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अतः हम एक परिमेय संख्या का एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 5/2 लिखा है। चलो अब इसको हम सोल्व करते हैं। ये एक परिमेय संख्या है जो P/Q के रूप में लिखी हुई है ना। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको 2.5। 2 दूनी 4 तो हम लोग लगाएंगे
एक बचा था 10 हो जाए 2 पंचे 10। तो आपने देखा ये क्या है, ये दशमलव संख्या है, ना कि पूर्ण या पूर्णांक संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि ये भी एक परिमेय संख्या है। जबकि इसको सोल्व किया तो ये दशमलव संख्या प्राप्त हुई। तो कह सकते हैं ये संख्या जो है पूर्ण संख्या नहीं है, अतः ये भी बात असत्य हुई है साबित। ठीक है ना। चलिए, हाँ, कुछ एक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं जिन्हें आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं। जैसे मान लो 4/1 लिखा है, यह है तो परिमेय संख्या के रूप में P/Q के रूप में, लेकिन इसे हम 4 भी लिख सकते हैं और 4 एक पूर्ण संख्या है। ठीक है ना। तो हम सभी को तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, कुछ एक परिमेय संख्याएं ऐसी भी होंगी जो कि पूर्ण संख्या होंगी। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक लगा है, इनकी सभी की सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत होगा। चलिए अगला कथन देख लेते हैं। अगले कथन में बोला है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है। देखिएगा, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं को लिखा जा सकता है। Q 0 नहीं होना चाहिए, Q जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। नहीं तो ठीक है, मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जिसमें Q को 0 होने से बचा लिया, 5/2। अब देखिए, जब इसको मैंने सोल्व किया था तो इसका आंसर आया 2.5, जो कि एक अपूर्णांक है, यानी कह सकते हैं ये एक दशमलव संख्या है। और ये बोल रहे हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होता है, तो ये भी बात गलत हो गई। हाँ, कुछ एक ऐसी परिमेय संख्याएँ होंगी जिनका आंसर एक पूर्णांक होगा, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था। और भी एग्जाम्पल हैं, 12/4 लिख दो, ये एक परिमेय संख्या भी है क्योंकि ये P/Q के रूप में है। अगर इसको हम काट देंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, तो ये एक पूर्णांक है। लेकिन यहाँ पर भी तो परिमेय संख्या थी, इसको सोल्व किया 2.5 निकला। तो ये बात सही हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक के लिए ये बात असत्य होगी और कुछ संख्याओं के लिए बात सत्य होगी। जैसे अगर बोला जाए कुछ परिमेय संख्याएं एक पूर्णांक होती हैं तो बात सही हो जाएगी। हाँ, कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, लेकिन प्रत्येक अगर बोल दिया जाए तो फिर असत्य हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से बातें समझ आ रही होंगी। चलिए अगला देख लेते हैं, कथन क्या है। अगले कथन में बोला गया प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। हाँ, ये बात सही है। देखिएगा, ये आपको सारे के सारे पूर्णांक दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे पूर्णांक दिख रहे हैं। और डिफिनेशन में अभी हमने आपको समझाया था कि यदि किसी संख्या को हम P/Q के रूप में लिख दें तो वो संख्या एक परिमेय संख्या बन जाती है। तो इनके बटे 1 करने में कितनी देर लगती है, सबके बटे 1 कर दो। तो ये जो दिख रहे हैं अब नए नंबर, जैसे 3/1, 2/1, 1/1, 0/1, 1 और -2/1, तो ये सारी की सारी संख्याएं कैसी संख्या हैं, परिमेय संख्या हैं। तो ये बात आपकी कैसी हो गई, सत्य हो गई। ठीक है ना। तो आई होप आपने अच्छे से पहले प्रश्न को समझा होगा। तो पहले प्रश्न में आपके 2 ही सत्य हैं, एक सेकेंड पार्ट और एक लास्ट वाला। ठीक है ना। बाद बाकी सारे के सारे असत्य हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, उसे भी देखते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है, देखिएगा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0? चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हाँ, बिल्कुल सही बात है, शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। जैसे शून्य को आप चाहें तो 0/1 लिखें, शून्य को आप चाहें तो 0/2 लिखें, शून्य को आप चाहें तो 0/3 लिखें, शून्य को अगर आप चाहें तो 0/5 लिखें, जितना मर्जी आप वैसे लिख पाएँ। ये भी जो P/Q के रूप में है और आप देख रहे हैं यहाँ भी P/Q के रूप में है। और ये सारी की सारी संख्याएं कैसी हैं, P/Q के रूप में हैं। देखो ये सारी की सारी कैसी हैं, P/Q के रूप में है। और जहाँ आपका Q जो है शून्य भी नहीं है, देखो कहीं भी नीचे हर में शून्य दिख रहा है नहीं, तो ये भी बात सही है कि शून्य भी नहीं है और हम इन्हें P/Q के रूप में लिख भी पाए, तो हम कह सकते हैं शून्य एक परिमेय संख्या है। अतः शून्य एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगले प्रश्न में बोला गया है 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं इन प्रश्नों को करने का बहुत ही शानदार तरीका बताऊंगा जिससे आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। देखिए, यहाँ पर दो फ्रैक्शन आपको दिख रहे हैं, एक 3/5 और एक 4/5। हर दोनों जगह समान है। जब हर समान होता है तो आपको कुछ नहीं करना है, हर समान है। और हर अगर समान मिल जाए तो आप 5 परिमेय संख्या निकाल ली ना, 5 + 1 यानी कह सकते हैं 6 से इन फ्रैक्शंस के अंश व हर में गुणा कर दो। क्या मिलेगा आपको? 3/5 बराबर 3 × 6 और 5 × 6। जब आप सोल्व करेंगे 3 × 6 = 18 और 5 × 6 = 30। चलिए अब 4/5 के साथ भी यही करते हैं। 4 × 6 5 × 6, तो आप देखेंगे 4 × 6 = 24 और इसे हमने 5 बनाया है, ठीक है। 5 × 6 = 30। अब देखो, हर जो है ना समान है, दोनों जगह हर समान है, तो आपको करना क्या है, अंश के हिसाब से गिनती पढ़ दो आप। जैसे देखिए, यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी 30 है, तो हम कह सकते हैं 18/30 व 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं क्या होंगी? देखिएगा, आराम से आप लिख सकते हैं। 18 के बाद आता है 19/30, फिर आप लिखेंगे 20/30, फिर आप लिखेंगे 21/30, फिर आप लिखेंगे 22/30, फिर आप लिखेंगे 23/30, है ना। हो गई आपकी 5 परिमेय संख्याएं। और इससे 19/30 से पहले आएगा 18/30 और 23/30 के बाद में आएगा 24/30। तो हो गई ना इनके बीच की परिमेय संख्याएं। कितना आसान था निकालना, बहुत ही आसान था, ठीक है ना। और जबकि अगर आप इनको काट देंगे तो ये क्या मिलेगा, आप देखेंगे अगर हम इसको काटते हैं तो 6 × 3 = 18, 6 × 5 = 30, यानी कि हम कह सकते हैं 3/5। और जब इसको काटेंगे 6 × 4 = 24 और 6 × 5 = 30, यानी कि 4/5, है ना। तो 3/5 व 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं ये निकल के आ गई। इसमें भी कुछ संख्याएं कट रही हैं, आप चाहें तो काटें और ना चाहें तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और ये क्रिया कब लगाते हैं? जब आपके हर समान होते हैं। किताब का उसे भी देख लेते हैं, जिसमें क्या बोला गया है। जिसमें बोला गया है 3 और 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए, हर नहीं है तो आप एक मान सकते हैं, यहाँ भी एक मान सकते हैं ना। तो यहाँ हर समान है तो फिर आपको कुछ करना ही नहीं। 6 + 1 7 से अंश हर में गुणा कर दो। 3/1 बराबर लिख सकते हैं 3 × 7/7, तो 3 × 7 = 21/7। और यहाँ पर बेटा आप कर सकते हो 4/1 बराबर 4 × 7 और बटे में 7, 4 × 7 = 28 बटे में 7। तो आपको इनके बीच की कितनी 6 परिमेय संख्याएं चाहिए। तो आप देख सकते हैं हर समान है। अब आप अंश के हिसाब से आगे बढ़ जाओ। 21 के बाद 22, 22/7, 22 के बाद 23, 23/7, 23 के बाद 24, 24/7, फिर आता है 25, 25/7, फिर आता है 26, 26/7, फिर आता है 27/7। गिन लो आप, 1 2 3 4 5 6, हो गई ना 6 परिमेय संख्या। और इसके बाद की क्या है? इसके बाद की जो है आपकी वो है 28/7। और 28/7 को जब आप काटेंगे तो 7 × 4 = 28, यानी कि 4 होगा। और इससे पहले क्या है? 21/7। और अगर 21/7 को आप काटेंगे तो 3 बार में, तो आप देखेंगे 3 और 4 के बीच की ही तो ये सारी की सारी परिमेय संख्या हैं। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सही है। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, अतः 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं क्या होंगी? 22/7, 23/7 और 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। ओके, इस तरीके से। हाँ बच्चों, एक बात आपको बताना ही भूल गया।
कभी भी दो नंबरों के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, बहुत सारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब यहाँ पर 5 और 7 ये तो ना के बराबर हैं। अब पता चला दो संख्याओं के बीच 5 परिमेय संख्याएं या 6 परिमेय संख्याएं बोल ली, आपने निकाल ली, और कहीं आपका उत्तर किताब से मैच नहीं हुआ तो आप परेशान हो जाएंगे कि अरे मेरा सवाल गलत हो गया। बच्चों, आपका सवाल गलत नहीं होता उस स्थिति में। आपको मैंने बताया ना, दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और आपने 6 कोई और संख्याएं निकाल ली, और जो किताब में छपी हुई हैं आंसर के रूप में, वो उन्होंने कोई अलग ट्रिक से या अलग तरीके से निकाली हुई हैं, तो वो संख्याएं अलग होंगी। वो भी सही हैं, आप भी सही हो। ये ठीक वैसे ही जैसे मान लो एक झोले में बहुत सारे कंचे हैं और आपसे 5 कंचे निकालने के लिए बोला जाता है, तो आपने जो 5 कंचे निकाले, क्या ये ज़रूरी थोड़ी हैं दोबारा उन कंचों को वापस डाल दिया जाए और दोबारा फिर से आप निकालें तो वही कंचे निकलें? तो हो सकता है वो कंचे बदल भी जाएं, है ना। तो इसी तरीके से होता है, जब जहाँ ज़्यादा संख्याएं होती हैं वहाँ ये स्वाभाविक है कि आप जो संख्याएं निकाल रहे हैं हो सकता है किताब वालों ने उनसे अलग निकाली हो, ठीक है ना। तो कभी भी टेंशन नहीं लेना है और आराम से प्रश्नों को जैसे बताया है वैसे सोल्व करना है। आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए और आराम से अपनी पढ़ाई यूँ करते रहिए। हम आपके साथ हैं और आपकी किताब को शुरू से लास्ट तक बिल्कुल 1 बाई 1 क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे। बस आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।